नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने हरियाणा के सीएम को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री सैनी के समर्पण भाव की भी की प्रशंसा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का जन्मदिन। एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच मीटिंग। 27 जनवरी को चंडीगढ़ में होगी बैठक। पहले भी कई बार हो चुकी हैं मीटिंगें। डबल मर्डर का इनामी बदमाश पुलिस ने किया काबू। भाऊ गिरोह का मोगली मुठभेड़ में गिरफ्तार। बदमाश विकी उर्फ मोगली का दिल्ली में एनकाउंटर। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कई बड़े नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री सैनी के जनसेवा के प्रति उनके समर्पण भाव की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनसेवा में समर्पित हरियाणा के ऊर्जावान मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। उनका जमीनी अनुभव राज्य के मेरे परिवारजनों के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है। उनके नेतृत्व में हमारा यह प्रिय प्रदेश विकास की राह पर निरंतर अग्रसर है। ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम नैब सिंह सैनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सतलुज यमुना लिंक एसवाईएल नहर को लेकर एक बार फिर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की बैठक 27 जनवरी को चंडीगढ़ में होगी। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में केंद्र का कोई मंत्री शामिल नहीं होगा। इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री सहित दोनों सरकारों के सीनियर अफसर भी शामिल होंगे। इससे पहले भी एसवाईएल विवाद को सुलझाने के लिए जुलाई, अगस्त और नवंबर 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठकें हो चुकी हैं। इन दोनों बैठकों में कोई हल नहीं निकला था, जिसके बाद अब इस साल की एसवाईएल नहर को लेकर यह पहली बैठक बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्र ने अपनी अगुवाई में पंजाब और हरियाणा के बीच 5 दौर की द्विपक्षीय बैठकें करवाई, लेकिन किसी भी बैठक में ठोस नतीजा नहीं निकला। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि दोनों राज्य एसवाईएल नहर पर आपसी बातचीत कर समाधान खोजें, जिसके तहत दोनों राज्यों की सरकारों ने फिर बैठक बुलाई है। अब देखना यह है कि इस बैठक में एसवाईएल नहर को लेकर कोई हल निकलता है या फिर मीटिंग की तारीख मिलती है। वर्ष 2024 में रोहतक के महम खंड में हुए डबल मर्डर मामले के आरोपी 5000 के इनामी बदमाश विक्की उर्फ मोगली का दिल्ली में एनकाउंटर किया गया है, जिसमें वह गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसका सहयोगी चंद्रभान भी साथ था, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि विक्की पर महम में डबल मर्डर करने के अलावा सांपला में भी एक मर्डर करने का केस दर्ज है। विक्की उर्फ मोगली बदमाश हिमांशु भाऊ का करीबी है और विक्की पर हथियार सप्लाई करने के मामले भी दर्ज है। विक्की के पास से 32 बोर की पिस्तौल, 12 कारतूस बरामद हुए और उसके सहयोगी चंद्रभान के पास 6 कारतूस और एक देसी बंदूक जब्त की गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान प्रयोग की गई आरोपियों की कार को भी जब्त कर लिया है। विक्की बहादुरगढ़, जबकि उसका साथी चंद्रभान दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है। चंद्रभान के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच चल रही है। सीआईए स्टाफ डबवाली को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब टीम ने लगभग 11 करोड़ रुपए की 2,95,000 नशीली गोलियों की तस्करी के मामले में सीआईए डबवाली ने 2 मुख्य सप्लायरों को अमृतसर और बठिंडा पंजाब से गिरफ्तार किया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने दोनों को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। सीआईए स्टाफ डबवाली प्रभारी सब इंस्पेक्टर राजपाल ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने खुया मुल्काना टोल प्लाजा पर कार को रुकवाकर तलाशी ली और कार में रखे 6 कार्टूनों से 590 डिब्बों में 2,95,000 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद की गई और इस संबंध में कार चालक आरोपी कुलदीप उर्फ काला निवासी श्री मुक्तसर साहिब पंजाब को काबू कर थाना सदर डबवाली में मामला दर्ज किया गया और जांच दौरान पुलिस ने अमृतसर पंजाब से तस्करी में संलिप्त आरोपी जसविंदर सिंह निवासी मलोट पंजाब को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लगभग 15 लाख रुपए मूल्य का सोना और 2 लाख रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की गई। मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी मोहम्मद मुसाफिर अंसारी निवासी बठिंडा को गिरफ्तार किया गया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में विश्व बैंक द्वारा लगभग 3 दशकों के उपरांत हरियाणा को जल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जल सुरक्षित हरियाणा परियोजना के अंतर्गत 5,700 करोड़ के तकनीकी और वित्तीय सहयोग की स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री सैनी चंडीगढ़ में जल सुरक्षित हरियाणा कार्यक्रम को लेकर आयोजित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि 6 वर्षों दौरान वर्ष 2026 से 2032 की अवधि में चरणबद्ध रूप से वितरित की जाएगी और इस राशि का उपयोग नहरी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के लिए किया जाएगा। राज्य में कुल 1,570 नहरों में से 892 नहरों का पिछले 20 वर्षों में पुनर्वास किया जा चुका है और अगले 5 वर्षों में शेष 678 नहरों का पुनर्वास किया जाना प्रस्तावित है। इसमें विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग 2,325 करोड़ की लागत से 115 नहरें, राज्य बजट से 2,230 करोड़ की लागत से 284 नहरें और नाबार्ड द्वारा 2,880 करोड़ की लागत से 279 नहरों का पुनर्वास किया जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा 900 करोड़ के सहयोग से लगभग 70,000 एकड़ कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का क्रियान्वयन भी किया जाएगा। हरियाणा सरकार पहले चरण में 6 आईएमटी पर फोकस कर रही है और इन आईएमटी के लिए राज्य सरकार को करीब 35,000 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। राज्य सरकार की कोशिश है कि इन जमीनों को लेकर कोई विवाद न हो, इसके लिए राज्य सरकार के नुमाइंदे किसानों से पहले बातचीत कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने चुनाव के दौरान राज्य में 10 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यानी आईएमटी बनाने की घोषणा की थी और इनमें पहली आईएमटी अंबाला में बनकर तैयार होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईएमटी स्थापना को लेकर अंतिम मंजूरी दे दी है और आईएमटी के पहले चरण के लिए नग्गल और उसके आसपास के करीब 858 एकड़ भूमि को चिन्हित भी कर लिया गया है। परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने वाले किसानों को आईएमटी के निर्माण के लिए प्रति एकड़ 1,55,00,000 रुपए मिलेंगे। अभी सभी औपचारिकताओं को पूरा होने के बाद आईएमटी पर काम शुरू होगा। राज्य सरकार की पूरी कोशिश है कि नए बजट से पहले इस प्रोजेक्ट को सभी कागजी कार्रवाई पूरी कर दी जाए। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर हरियाणा पुलिस भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा सहित सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ और डॉग स्क्वाड की टीमों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की भी गहन जांच की गई। यात्रियों के सामान को भी बारीकी से चेक किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यात्रियों को संदिग्ध वस्तुओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है और किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न होने तक सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। वहीं पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किसान परिवार के साथ अमेरिका भेजने के नाम पर 30,50,000 रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के कानपुर गांव का रहने वाला है। आरोप है कि ट्रैवल एजेंट ने युवक को अमेरिका की बजाय दुबई भेजकर 3 महीने तक रखा और बाद में भारत वापस लौटा दिया। खानपुर निवासी परमजीत सिंह ने बताया कि उनका बेटा गुरशरण सिंह 29 वर्षीय बीए पास करने के बाद बेरोजगार था और इस दौरान उनके रिश्तेदार हरप्रीत सिंह ने उन्हें शाहबाद निवासी नवजोत सिंह और उसके पिता से मिलवाया, जिन्होंने खुद को रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट बताते हुए गुरशरण को अमेरिका वर्क वीजा पर भेजने का झांसा दिया। आरोप है कि अमेरिका भेजने के लिए पहले 50 लाख रुपए की मांग की गई, बाद में सौदा 45 लाख रुपए में तय हुआ। अलग अलग तारीखों में ऑनलाइन ट्रांसफर और आरटीजीएस के जरिए रकम ली गई। इस तरह कुल 30.5 लाख रुपए एजेंट को सौंपे गए। घर आकर गुरशरण ने परिजनों को पूरी सच्चाई बताई और जब परिवार ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने धमकियां देना शुरू कर दिया और रकम लौटाने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बैंक ट्रांजैक्शन, पासपोर्ट डिटेल और विदेश यात्रा से जुड़े सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी विक्षोभ गुजरते ही बर्फीली हवाओं के कहर ने प्रदेश में शीत दिवस और शीत लहर की स्थिति बना दी है और इस दौरान कुछ जगह पर पाला भी जम गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी 2 दिनों तक ठंड और सताएगी। 26 जनवरी की रात एक विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे इस मौसम में बदलाव आएगा। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और मैदानी राज्यों से हल्की से मध्यम बारिश के बाद जैसे ही पश्चिमी मौसम आगे निकला, वैसे ही उत्तरी बर्फीली सर्द हवाओं ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। उत्तरी हवाओं का रुख सीधे मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली पर होने से शीतलहर से गंभीर शीतलहर और पाला जमने की गतिविधियों को दर्ज किया गया है। प्रदेश में 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज गति से उत्तरी बर्फीली हवाओं के चलने से वातावरण में प्रचुर मात्रा में नमी होने के बावजूद सुबह कोहरा नहीं छाया और इस वजह से शीतलहर के असर से प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर रात्रि तापमान में भारी गिरावट और दिन का पारा चमक धूप के बावजूद लुढ़क गया है। हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में अगले 2 दिनों तक ठंड का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।
फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।